कोविड का समय चल रहा है, रूम्स में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। कैसा दिख रहा है फ्यूचर आपको? आपके जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे वो आपसे कुछ नाराज़ रहे, थोड़ा ओयो के खिलाफ भी खड़े हुए। सुना आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला, इन्वेस्टर का बहुत प्रेशर था और आपको खर्चा घटाने के लिए कुछ लोगों को निकालना पड़ा। मोबाइल पे फ़ोटो अलग दिखती है और अंदर रूम अलग होता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बढ़ाबिजनेस.com। एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो जाइए, एनर्जी बढ़ा लीजिए। इतनी छोटी उम्र के अरबपति बिलियनियर आपको मिलवाने जा रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट डेकाकॉन ऑफ आवर कंट्री, $10 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन रहा। ओयो रूम्स फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर रितेश अग्रवाल, आपकी इच्छा थी, बहुत समय से मिलने की इच्छा थी। अभी आज पूछेंगे बहुत सारे प्रश्न। 10 लाख से ज़्यादा रूम्स हो गए, फुटप्रिंट्स 80 से ज़्यादा देशों में, लगभग 100 देशों के नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा, 6000 करोड़ का टॉप लाइन रहा है। 450 सिटीज़ केवल इंडिया के अंदर रही हैं। रितेश अग्रवाल जी उड़ीसा से आते हैं, कॉलेज के ड्रॉप आउट, 12th पास करके सीधा बिजनेस के अंदर बाद में गए, दुनिया भर में घूमे और आज देखते ही देखते फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग होटल चेन माना जा सकता है। आज दुनिया में बहुत नाम किया है ओयो ने। स्वागत है आपका रितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद बिंद्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके लिसनर्स हमारे देश के बहुत ही प्रगतिशील यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुझे उनसे बात करने में बहुत खुशी हो रही है आज। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू रितेश भाई आने के लिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोविड का समय चल रहा है, इंडस्ट्री इस समय डाउनटाउन पर दिख रही है, खासतौर से आपकी इंडस्ट्री, और आप इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके थे और इस समय आपके होटल्स की ऑक्यूपेंसी भी कम होगी, रूम्स में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कैसा दिख रहा है फ्यूचर आपको? बिल्कुल, सबसे पहले तो कोविड जो है सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल का वक्त लेकर के आई है, पर ख़ास तौर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि शायद एविएशन और मूवी थिएटर्स ही वो बिजनेसेस हैं जो कि हमारे बिजनेस से भी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। मेरा मानना है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो आज इंडस्ट्री में जो मुश्किल आई है ये कुछ समय और तक रहेगी, और जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी पहले देखी जाती थी वो आगे चल करके बहुत तेज़ी से बदल जाएगी। जो मेरा दूसरा मानना है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। हम लोग बहुत समय से कंज्यूमर्स की सर्वे करते आए कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, एक्सेट्रा। पहले शायद हेल्थ एंड सेफ्टी 5th-6th पॉइंट में आता था। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि दुनिया भर में हेल्थ एंड सेफ्टी हर जगह में या तो नंबर 1 पे है, और कहीं पे किसी देश में अगर कुछ कल्चरल रिक्वायरमेंट है तो नंबर 2 में है। तो सैनिटाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एक बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर हम भी बहुत काम कर रहे हैं और सारी इंडस्ट्री भी बहुत काम कर रही है। और जो मेरा तीसरा मानना है इज़ दैट इस समय में हर इंडस्ट्री के लीडर को टेक्नोलॉजी को अपनी बिजनेस के अंदर में इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। आपने देखा हो, कई बार आप होटल जाएंगे तो आप देखेंगे 10 लोग 15 लोग हर लॉबी में आपको नज़र आते होंगे, और कई बार आपने सोची भी होगी कि क्या इतने लोगों की एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स है क्या। आज कोविड हमारी इंडस्ट्री को फोर्स कर रहा है ज़्यादा ऑप्टिमली ऑपरेट करने के लिए। बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल है अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से लोग ऑर्गेनाइज्ड अफोर्डेबल में प्रॉपर्टी में आके रहना चाहेंगे, जहां उनको लगता है कि सैनिटाइजेशन अच्छा रहेगा। कितना एज है आपका सर? अभी मैं 26 साल की उम्र। 26 साल। सो अमेजिंग। 26 साल के सेल्फ मेड बिलियनियर से आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है। रितेश जी, आगे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ज़रा बैकग्राउंड दूंगा। बड़े 5 स्टार होटल्स का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज 10% से कम था, और छोटे होटल्स, मुंबई में रहना कठोर है, और मुंबई में रहते हुए आपने 600 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वहाँ बिल्ड करी, डेवलप करी, और एक बड़ी मार्केट को आपने एक्वायर किया। पर जैसे जैसे बड़ी मार्केट को एक्वायर करते हैं और जैसे जैसे आप स्केल करते हैं, स्केल करते वक्त कई बार अगर कोई गलती को स्केल कर दें तो वो बड़ी हो जाती है। तो ऐसा कई बार हमने अखबारों में पढ़ा और सुनने में आया कि आपके जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे वो आपसे कुछ नाराज़ रहे और वो थोड़ा ओयो के खिलाफ भी खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि ओयो की प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, और आपने एक समय पे उनको कमिटेड रेवेन्यू का भी नंबर दिया था जो कि पूरा नहीं होने पे उनको मुश्किलें हुई, और ये झगड़ा बीच में कुछ दिन के लिए बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था। फिर आपने इसको मैनेज कैसे किया? बहुत अच्छा सवाल है बिंद्रा जी, और मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स के लिए भी ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भारत के अंदर में अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनी नहीं हैं जो कि छोटे छोटे बहुत लार्ज इकोसिस्टम्स के साथ पार्टनर करती हैं। हमने भारतवर्ष में सिर्फ
19,000 होटल और होम ओनर, दुनिया की जो हमारी 93,000 है उनमें से लगभग 19,000 हमारे पास सिर्फ भारत में हमारे पार्टनर्स हैं। तो मैं इस हमारे जवाब को 4 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहले ओयो का जो प्राइमरी बिजनेस मॉडल है, जो कि छोटे होटल्स होते हैं उनको हम लोग जाकर के 4 से 5 चीज़ें मुहैया करवाते हैं। हम उन्हें काम देते हैं, हम उन्हें ब्रांड देते हैं, हम उनकी जो थर्ड पार्टी दूसरी वेबसाइट्स में मार्केटिंग होती है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट हो, ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट हो, उसमें मार्केटिंग में बेहतरी के लिए मदद करते हैं। हम उन्हें तकनीक देखते हैं चेक इन चेकआउट और वो सारी सिस्टम्स के लिए, और हम उनकी CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब मैनेज करते हैं। जो ओयो का बिजनेस मॉडल काफ़ी समय से रहा है वो ये है कि हम आपको ये 5 सर्विस देंगे। इन सब के द्वारा आप देखेंगे कि आपकी ऑक्यूपेंसी 30 से 40% यानी कि 2 से ढाई गुना पहले से बढ़ जाएगी हमारे साथ जुड़ने के बाद। वो करने के लिए हमें आपसे ब्रांडिंग, हमारी टेक्नोलॉजी आपके होटल में रहना और प्राइसिंग, ये 3 की सिस्टम्स हमें एनेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके होटल में ऑलमोस्ट एंटायरली। ये हमारा प्रोपोजिशन रहा हमारे पार्टनर्स के लिए, जिसमें आपको जानकर के बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। 95% जो हमारे होटल पार्टनर हैं भारत देश में, जनवरी के आसपास भी प्राइमरीली हमारे साथ नॉर्मल रेवेन्यू शेयर कॉन्ट्रैक्ट में थे। लगभग 5% होटल ऐसे थे जहाँ पे मिनिमम गारंटी ऐसा कोई चीज़ का प्रावधान था। मैं इस बारे में भी वापस आऊँगा। तो मतलब वो 5% ही नाराज थे, लेकिन आवाज़ बड़ी हो गई। तो नाराज़गी जो है 95% के 5% में था और 5% के 5% में था, तो टोटल 5% में था, पर नाराज़गी दोनों तरफ थी और मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। यानी कि 5% के 5% में नाराज़गी थी और 95% की भी 5% में नाराज़गी थी। सो आई थिंक आपका, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया है और नंबर इतना बड़ा हो गया, रेवेन्यू आपने इतना बड़ा कर लिया, स्केल इतना बड़ा कर लिया कि थोड़ी सी नाराज़गी बड़ी होकर दिखने लग जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए भारत में हमारे पास में 20,000 पार्टनर्स हैं। अगर आप 20,000 पार्टनर्स में अगर हमसे 5% या 3% ओनर्स भी नाराज़ हैं तो दोज आर हंड्रेड्स ऑफ होटल्स, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम हर होटल ओनर के साथ में जो भी कोशिश करके हमारी बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन दे पाएँ। कैसे फिक्स किया आपने इसको? तो देखिए 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे पार्टनर्स की भारत में निकल करके आई, जैसा कि आप भी मुझे बता रहे थे जो आपके सजेशंस थे। सबसे पहला सवाल जो कई बार उठता है, इसकी आपकी पॉलिसीज़ कई बार चेंज होती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी 3C पॉलिसी हो, जो कि हमारे कस्टमर्स को अगर सर्विस बुरी मिलती है तो हमारे पार्टनर को क्रॉस मिलता है, जिस पे अगर आपने अच्छी सर्विस दी तो आपको अवार्ड भी मिलता है और अगर आप बुरी सर्विस देते तो पेनल्टी भी मिलती है। और इस तरह की कई सारी छोटी छोटी पॉलिसीज़ हों। तो इससे कस्टमर तो थोड़ा खुश हुआ, करेक्ट, लेकिन होटलियर परेशान हो गया। करेक्ट। तो कस्टमर तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टनर इंश्योर करेंगे कि उनकी सर्विस अच्छी रहे। बट पार्टनर के लिए ज़्यादा मुश्किल ये नहीं थी कि उन्हें कस्टमर को सर्विस अच्छे देने की ज़रूरत है। उनका सवाल ये था कि आप आकर के हमसे डिटेल में बात करिए इस चीज़ के लिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि भारत में इस तरह की जो बड़ी इकोसिस्टम्स हैं, वो ई-कॉमर्स कंपनीज़ में हैं या ऑनलाइन राइड हेलिंग कंपनीज़ में हैं। वहाँ पे जो है जब भी उनको पॉलिसी चेंज करनी होती है, मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स कंपनी कहना चाहती है कि अगर आप डिलीवरी की डेट 2 दिन ज़्यादा करेंगे या फिर काउंटरफीट गुड्स होगी तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा, और अगर टाइम पे डिलीवर करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यही चीज़ मेरे पार्टनर्स के लिए अक्रॉस इकोसिस्टम मेरी कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डिड नॉट फुली वर्क। उसमें हमने ये सीखा कि मेरे एक छोटे परसेंटेज ऑफ पार्टनर है, चाहे वो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पार्टनर, चाहे 10% हो, 15% पार्टनर हो, जो चाहते हैं कि हम उनसे जाकर के बात करें इस बारे में। उनको इससे तकलीफ नहीं है कि हम कस्टमर को बेहतर सर्विस देना चाह रहे हैं और हम हमारे पार्टनर्स को अलाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए। पार्टनर्स मतलब आप होटल ओनर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे होटल ओनर्स का सबसे बड़ा ये था कि आप बात करिए इस बारे में। तो इसके लिए अभी हमने क्या किया बिंद्रा जी, हमने एक सैम टीम सेटअप किया है। इनका काम है अकाउंट मैनेजर, स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर। इनका काम है अकाउंट मैनेज करना हर प्रॉपर्टी को, इंश्योर करना कि अगर जो हमारे पार्टनर्स को फ़ोन में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है या उनसे एक स्पेशल पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जब भी कोई पॉलिसी हम चेंज करें, हम उनके साथ बियॉन्ड द लीगल रिक्वायरमेंट उनसे फ़ोन में भी बात करें। और उसके साथ साथ पहले हम ये कहते थे कि अगर ये पॉलिसी चेंज हो रही है, आपको अगर ये पॉलिसी नहीं पसंद है, हमारे और पार्टनर के पास में, दोनों के पास में 30 दिन का नोटिस पीरियड रहता था कि हम दोनों नोटिस दे करके साथ में डिसॉल्व कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। हमारे पार्टनर्स ने कहा कि रितेश जी 30 दिन बहुत कम है, हमें जो है कम से कम 2 महीना का या 3 महीने का वक्त लगेगा ये सोचने के लिए, क्योंकि बड़ा डिसीजन है मेरे बिजनेस के लिए। तो हमने समय भी अभी एक्सपैंड कर दिया है कोई भी पॉलिसी चेंज का। पर दैट सेड, कस्टमर की इम्प्रूवमेंट के लिए इकोसिस्टम में हर तरह की कंपनी
पॉलिसीज़ लेकर के आती है इन ऑर्डर टू इंश्योर इंटेग्रिटी रहे। और मुझे नहीं लगता हमारे पार्टनर्स को उससे प्रॉब्लम रहा, हमारे पार्टनर्स को उसकी कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट के तरीके में प्रॉब्लम रहा, और उसके ऊपर हमने इंप्रूवमेंट्स करी। मैं समझ रहा हूँ कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि जो होटल का ओनर है उसको अपना बिजनेस तो करना आता है, होटल चलाना आता है, पर आपके ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन चेंज, ऑनलाइन पॉलिसी, आप में टेक कंपनी, आप लोगों ने स्पीड से उसको बिल्ड किया। बहरहाल ये समस्याएं आती हैं और आपने इसके कई उपाय निकाले, मुझे अच्छा लगा सुन करके, और आपने चीज़ें फिक्स करी। आपके अभी पार्टनर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा है इस समय? मुझे बहुत खुशी है बिंद्रा साहब ये बताने के लिए कि पिछले 2 महीने में लगभग 84,000 रूम्स और 3600 न्यू पार्टनर्स आकर के हमारे साथ जुड़े हैं, और जो हमारे पास्ट वाले पार्टनर्स थे उनकी लॉयल्टी हमारे साथ में बढ़ी है। उसके मेरे हिसाब से 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, हमारी जो फीडबैक ऑफ पॉलिसी और रिकॉन्सिलिएशन थी उस पर हमने बहुत बदलाव और इम्प्रूवमेंट किया था जनवरी से ही, तो उसका जो रिज़ल्ट है हमारे पार्टनर्स में अभी दिखना शुरू हुआ था, और हमने कई सारे लोगों के लिए नया वर्जन अभी रिसेंटली भी रिलीज़ किया है। दूसरा जो मैंने चीज़ देखी कि हमारे पार्टनर्स को बिज़नेस की रिक्वायरमेंट और ओयो का सपोर्ट आज के दिन में और ज़्यादा चाहिए, जिस कारण से हम लोग हमारे पार्टनर से और डीपली जुड़ते जा रहे हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस हमारे पार्टनर्स ने इस बार रिबेट्स भी मांगी कि हमें थोड़ा थोड़ा आप फीस में रिबेट्स दीजिए, जिससे कि हम उन पैसों को हमारे होटल में कहीं पे निवेश करने में लगा सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी कि आपको अपना होटल अगर अनलॉक के समय आप खोलते हैं तो उस समय हम आपको थोड़े पैसे रिबेट करेंगे। हमने 24 करोड़ रुपए हमारे पार्टनर्स को भारतवर्ष में रिबेट दी, और हमारा होप या इंटेंशन ये था कि अगर लोग होटल खोलेंगे उस चीज़ को वो सैनिटाइज स्टेज में इन्वेस्ट करेंगे, और वो सैनिटाइज स्टेज से लोगों का 1.5 टाइम, जैसे मैंने आपको कहा, रेवपार इंप्रूवमेंट आ पाएगा। बट दैट सेट, हमारी जो मैंने 2 प्रॉब्लम बताई, एक प्रॉब्लम की तो हमने बात कर ली थी, जो दूसरा प्रॉब्लम कई बार हमारे पार्टनर से आता है कि आप ना बहुत कम दरों में रूम्स को बेच देते हैं। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम इस इंडस्ट्री में पहली बार आए थे बिंद्रा जी, तब एक प्राइस 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए रहती थी। इसको कहा जाता था सीज़न टैरिफ्स, कि हर 2 सीज़न होती थी, दोनों सीज़न की अलग अलग टैरिफ रहती थी। जबकि अगर आप एयरलाइन देखें या कोई भी इंडस्ट्री देखें, वहाँ पे एक बड़ी इंप्रूवमेंट ये हुई कि दिन में ही 20 बार प्राइसेस ऊंच नीच हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग। तो हमने डायनामिक प्राइसिंग हमारे होटल्स के लिए लेकर के आए, जिसमें सडनली जिस होटल में 6 महीने एक प्राइस रहता था वो डेली 4-5 बार प्राइस बदलता। इसका मतलब क्या है, आपने कई बार, अगर आपके व्यूअर्स कई सारे होंगे जो लोग बड़े शहर में, किसी शहर में अगर रेंट लेने जाए अपार्टमेंट, तो हमेशा कोई ना कोई लैंडलॉर्ड से मुलाकात होगी जो कहेंगे कि अगर आप 50,000 रुपये से कम कहेंगे ना, मैं अपार्टमेंट खाली रख दूंगा पर आपको रेंट में नहीं दूंगा। यही थॉट प्रोसेस जो है कई बार होटल में भी आ जाती है कि ये रूम को मैं 3,000 रुपये के नीचे नहीं रेंट करूंगा। बट अगर उस रात वो रूम नहीं भरा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट है। उसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 1,000 रुपये में 80% की ऑक्यूपेंसी का मतलब है ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई ARR, यानी 800 रुपये का रेवपार, और 3,000 रुपये पे 20% की ऑक्यूपेंसी यानी 600 रुपये का रेवपार। ये बेहतर है कि आप 1,000 रुपये में 80% कमरे बेचें। ये हमारे कई सारे पार्टनर समझते हैं, 90% से ज़्यादा पार्टनर समझते हैं। उनका ऑक्यूपेंसी 55% ज़्यादा रहता है, ARR जो कि डेली रात का रेंटल होता है वो 10% कम रहता है, और रेवपार जो कि ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई बाय ARR है वो 44% ज़्यादा रहता है। ये हम लोग 90% से ज़्यादा ओनर को समझा सकें। कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो इससे पूरी तरह से अलाइन नहीं है या उन्हें ये पूरी चीज़ समझ नहीं आई है। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और आई थिंक वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिजिकल कम्युनिकेशन को बिल्ड करें। करेक्ट। और आपके यहाँ जो होटल एक्वायर करने जाता है, जो सेल्स का आदमी है, वो अगर सर्विस का रोल भी अगर वही निभा सके, क्योंकि बाद में मुझे लगता है कि ऑपरेशंस की टीम आपकी अलग होती होगी और होटल एक्विजिशन की टीम अलग होती होगी। बहरहाल मैं इन सब के कारण कभी कभार कस्टमर को भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और कस्टमर को नुकसान ऐसे हुआ है कि अगर प्रॉपर्टी का रेट उस दिन थोड़ा आपने कम दिखाया और होटल प्रॉपर्टी ओनर ने किसी और को ले लिया और इसकी बुकिंग कैंसिल कर दी, तो कस्टमर को वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल। और तब कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है। तो कस्टमर के लिए हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है ये समझना कि हमारे भारतवर्ष में ओयो का कस्टमर कौन है और किस मात्रा में आता है। ओयो की भारतवर्ष में मिलियंस ऑफ नंबर्स पे कस्टमर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि चाहे बिजनेस पीपल हैं, लेजर ट्रैवलर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, मिलेनियल्स हैं, हर तरह के लोग ओयो के साथ में रहते हैं। उनका चॉइस ऑफ ओयो इज़ ड्यू टू 4 to 5 रीजंस। उनको रिलायबल सर्विस मिलनी चाहिए, अच्छा दाम मिलना चाहिए, लोकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, ईजी बुकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो गया
तो फिर ओयो उनके पास मौजूद होना चाहिए कि हम उन्हें हेल्प करें। इसमें पिछले साल मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि भारत में 92% कस्टमर हमारे जो हैं वर्ड ऑफ माउथ या रिपीट से होकर के आए। पर इसी में हालांकि कंज्यूमर को रिलायबिलिटी, दाम, यूबिक्विटी, अवेलेबिलिटी सब कुछ अच्छा लगा, 2 इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट एरियाज़ रही। उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही जो आप कह रहे हैं इज़ दैट कस्टमर अगर किसी रिसेप्शन में पहुंचा और अगर हमने कभी कोई बहुत कम दाम दे दी और कस्टमर और रिसेप्शनिस्ट की एग्रीमेंट नहीं हो पाई और कस्टमर को अगर किसी और होटल में मूव करना पड़ा नियर बाय, चाहे वो ओयो के द्वारा ही क्यों ना हो, उसमें तकलीफ आती है। इसके अंदर में बहुत ज़रूरी है ये इंश्योर करना हमारे लिए कि हर कस्टमर जो ओयो में आता है उसको इमीडिएटली इंस्टेंट चेक इन मिले। तो मेरे लिए यही नहीं कि कस्टमर को चेक इन मिले, कस्टमर को बिना वेट करे चेक इन मिले बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं। सबसे पहले, किसी भी होटल में अगर हम ये देखते हैं कि ये इंस्टेंस 2 बार होता है, हम वो होटल को हमारी नेटवर्क से जनवरी के बाद से हटा देते हैं। हम लोगों के लिए 2%, 3% कम होटल पार्टनर्स के साथ या होटल ओनर के साथ हम काम करें हमें चलेगा, बट हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि कस्टमर हैं उसीलिए हम और हमारे पार्टनर्स भी हैं, क्योंकि बाकी 98% पार्टनर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो इसका पेनल्टी क्यों भुगतें जब वो 1 या 2% ओनर से ऐसी कोई गलती हो जाए। दूसरा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके कारण मेरे जितने CEOs हैं दुनिया भर में, हमारे टोटल 5 की CEOs हैं जो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, US, लैटम, इस तरह की अलग अलग ज्योग्राफी चलाते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ी इंडिया फोकस रही या कुछ चैलेंजेस रहे, तो इसमें ऑलमोस्ट हर रोज़ मेरी हमारे भारत के CEO से डिस्कशन होती है कि कल के कस्टमर्स में किसी को तकलीफ आई क्या। उससे जो है सारी कंपनी में एक ये मोड बन गया है कि इंश्योर करना हर कस्टमर का इंस्टेंट चेक इन एंड बेस्ट क्वालिटी सर्विस हम एनेबल कर पाएँ। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने ट्रांसपेरेंसी शुरू करी है, जहाँ पे आप हमारे होटल के साथ में बहुत जल्दी देख पाएंगे कि चेक इन स्कोर क्या है, जिससे कि इस महीने तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो होटल रहेगी नहीं हमारे पास में, बट पास्ट की इश्यूज़ भी आप ट्रांसपेरेंटली देख पाएंगे। इन सबसे हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है या एस्पिरेशन है, इस कस्टमर्स को 99.999% प्लस कॉन्फिडेंस हो कि अगर वो ओयो आ रहे हैं उनको एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एक्सपीरियंस मिलेगा। इस पे पिछले 5-6 महीने में बहुत अच्छा काम हुआ है, बट मैं मानता हूं कि ऐसे कुछ हमारे इश्यूज़ पिछले साल के एंड में और कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ इस साल के अर्ली में भी थे, बट हम इसे बहुत तेज़ी से इंप्रूव कर चुके हैं। देखिए, ये तो पक्का है कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ तो ओयो के को शिकायत करूँ तो मेरी सुनी जाएगी, उसको ये कॉन्फिडेंस तो रहता है। मैं ये भी मानता हूँ कि आपने इसको अफोर्डेबल, ग्रेट एक्सपीरियंस देने का प्रयास किया। एयरबीएनबी के मुकाबले में इस तरह से भी अच्छा मानता हूँ कि वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है तो उसका रखरखाव अच्छा होता है, बजाय कि वो एक रेजिडेंशियल किसी मकान मालिक के साथ में हो। परंतु फिर भी ऐसा भी कभी होता है कि मोबाइल पे फ़ोटो अलग दिखती है और अंदर रूम अलग होता है। ये गलती ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी सवाल है ये भी। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहों में जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमेशा रिसेप्शनिस्ट जो है वो कहते हैं कि आपको माउंट व्यू मिलेगा। और हमेशा जब कस्टमर रूम में पहुँचते हैं, ये ओयो की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे जनरल होटल इंडस्ट्री की बात कह रहा हूँ, उन्हें माउंट व्यू नहीं नज़र आता है, तब उन्हें बोला जाता है कि आप ना उस एंगल से देखिए तो थोड़ी बहुत माउंटेन नज़र आएगी। तो ओयो में हमने ये बहुत पहले से प्रॉब्लम समझी। तो सबसे पहले तो ओयो के अंदर में ये इश्यूज़ कभी कभी अगर आती हैं तो क्यों आती हैं ये भी समझना ज़रूरी है। इसके प्राइमरीली 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है, फ़ोटोज़ तो अगर होटल में 50 कमरे हैं, 2 से 3 कमरों की होती है, पर एक होटल में 2 कैटेगरी ऑफ रूम होती है और 2 व्यू होती है। तो कई बार अगर कस्टमर ने कैटेगरी अलग बुक करी और रूम का फ़ोटो दूसरी कैटेगरी का था, वहाँ पे ये इशू आती है। या फिर व्यू का इशू आता है कि अगर आपकी कोई व्यू की एस्पिरेशन थी तो क्या डिफरेंस है। व्यू वाला प्रॉब्लम तो हमने पिछले 2-3 साल से सॉल्व कर दिया बिंद्रा जी, कि अगर आप ओयो का होटल का पिक्चर देखें तो उसमें आपको अलग अलग नज़र आएगा कि कौन सा व्यू कौन से रूम के साथ कनेक्टेड है। उसके कारण मुझे बड़ी खुशी है कि अगर आप ओयो के साथ नॉर्थ ईस्ट जाएँ तो अगर आपको माउंट व्यू बोला जा रहा है तो आपको माउंट व्यू ही मिलेगा। पर जो दूसरा इशू है वो बहुत रियल है कि आपकी 2x रूम आपने बुक करी, जबकि आपने जो है फ़ोटो देखी 3x वाली रूम की। तो उसके लिए हमने अभी क्या किया है, अगर आप हमारी फ़ोटोग्राफ देखें तो उसमें हमने अलग अलग बटन्स बना दिए हैं और उसके अंदर जो है 2x रूम की अलग फ़ोटोज़ आ गई हैं और 3x रूम की अलग फ़ोटोज़ आ गई हैं।
और उसके साथ साथ हमारी फोटोग्राफी सिस्टम्स में भी हमने कहा है कि आप ज़्यादा नेचुरल लाइट से ही आप एक्सपेक्टेशन रखिए रादर देन आर्टिफिशियल लाइट, जिससे कि ज़्यादा नेचुरल लगे जगह। सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और भारत का एंटरप्रेन्योर आपसे बहुत इंस्पायर्ड है और भारत का एंटरप्रेन्योर भी आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। पर मैं थोड़े बीच बीच में कठोर प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरा अगला प्रश्न है, मैंने सुना आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चलते वक्त आपने काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग किया, जिसके कारण काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ गए। उसके विषय में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उसका क्या कारण रहा। हाँ, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो हमारे बिज़नेस के अंदर में शायद वो डिसीजन हमारे लिए सबसे मुश्किल डिसीजन रहा है हमारी हिस्ट्री के अंदर में। इसके अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका कारण क्या रहा। इसका प्राइमरी कारण ये रहा दो चीज़ों का। सबसे पहले, जैसे ओयो ग्लोबली एक्सपैंड हुआ, हमने ये देखी कि हमारे 2 से 3 की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम लोग 2 से 3 साल आगे देखते तो वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के द्वारा वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती थी। जैसे कि मान लीजिए जो हमारी टीम्स हमारे पार्टनर्स को सर्व करते हैं, उनका लार्ज पार्ट ऑफ काम वो आजकल सिस्टम्स और प्रोसेसेस के द्वारा करने लग गए रादर देन पीपल रिक्वायर्ड टू डू इट। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रही कि एज ओयो ग्रू ग्लोबली, हमने हर देशों में सेम जॉब्स को रेप्लिकेट कर दिया और हमें वो कंसोलिडेट करने की ज़रूरत पड़ी। ये दोनों चीज़ सच्चाई है कि हम लोग अगर इसे और बेहतर तरीके से प्लान करते तो हमें ये इशू नहीं आता। तो मेरे लिए एक बड़ा सवाल था, हर साल के एंड में हम लोग हमारी टीम साथ में मिलकर के बात करते हैं कि हमारी चैलेंजेस क्या हैं और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, यानी कि हमने क्या अच्छा किया जिसको हम डबल डाउन करें और हमने क्या अच्छा नहीं किया जिसे हम इम्प्रूव करें। सो 2019 में हमने क्या अच्छा किया, हमने बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी, बहुत कस्टमर्स और पार्टनर्स जुड़े, बहुत प्यार मिला हमें, दुनिया भर में बड़े देशों में आ गए हम, रिपीट रेट अच्छी रही। पर इम्प्रूवमेंट क्या रहा कि हमारी ओवरऑल सिस्टम एंड प्रोसेस को हम स्ट्रीमलाइन कैसे करें, क्योंकि अगर हम प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो अगर 2 जने सेम काम कर रहे हैं तो दोनों में से एक जने को तो तकलीफ होती ही रहेगी। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, नॉट जस्ट फॉर द कंपनी बट फॉर द इंडिविजुअल्स एज वेल। इस कारण से हमें अनफॉर्चुनेट डिसीजन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग लेना पड़ा। देखिए, ये आपने 2 कारण मोटे मोटे बताए अभी कि आपको क्यों कुछ लोगों को निकालना पड़ा, पर कहीं इसका तीसरा कारण तो नहीं था कि प्रॉफिटेबिलिटी में इशू आ रहा था और इन्वेस्टर का बहुत प्रेशर था और आपको ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी प्रॉफिटेबल बनाना था, तो खर्चा घटाने के लिए कुछ लोगों को निकालना पड़ा? देखिए, हमारे बिजनेस में बिंद्रा जी सबसे पहले तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी इज़ रन एंड मैनेज्ड बाय मी एंड माय मैनेजमेंट। हमारे शेयर होल्डर्स बहुत वैल्यूबल हैं, पर दैट सेड हमारी कंपनी की हमारी लीडरशिप जिम्मेवार है कि हम लोग हमारे कंपनी में अगर अच्छा करें तो हम जिम्मेवार हैं, और अगर कुछ बुरा होता है, कई बार एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि ये तो इन्वेस्टर के कारण हुआ। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुश्किल भी आएगी हमारी कंपनी में, उसकी भी जिम्मेवारी मैं ही लूँगा, और अगर कोई चीज़ अच्छी होगी तो मेरे लोगों को उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो बात रही पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की, हमारी कंपनी पिछले 3 से 4 साल से हम इन्वेस्ट करते आए हैं और हमारा एस्पिरेशन फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करने का रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चरल बिजनेस रिक्वायरमेंट से लिंकेज ठीक नहीं है तो उसका डिसीजन हम लोग लेने को तैयार हैं। बट अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट सही है, अनलेस रिक्वायर्ड फॉर एज अ बिजनेस, हम लोग का कोशिश रहता है कि हम वो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो वो आपको लगता है इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं है और वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी? हाँ, मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टर का प्रेशर होता तो फिर वो डिसीजंस इन्वेस्टर्स के होते, और मैं कहता कि ये इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया, मैंने तो एग्जीक्यूट किया। इतनी छोटी उम्र में, 26 साल की उम्र में आपने इतना लैंडमार्क अचीवमेंट क्रिएट किया है। और मैं खुद जा कर के अपने जिन दिनों आपने ओयो शुरू किया था उन्हीं दिनों मैं भी, कभी मैंने आपको बताया नहीं पर्सनल लेवल पे कि मैं भी ओयो में जाके रहा, और मुझे जाके महसूस हुआ कि वास्तव में आप जो कहते हैं कि ग्रेट कंज्यूमर एक्सपीरियंस, मैंने उसको महसूस भी किया है। और मुझे लगता है क्योंकि इस प्राइस पे स्टैंडर्डाइज सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी और वो आपने अवेलेबल करके एक बड़ा ब्रेक थ्रू अचीवमेंट क्रिएट किया है। पर मेरा एक और प्रश्न है आपसे यहाँ, वो प्रश्न ये है कि कोविड के बाद अब बिजनेस का एक्सपेंशन और या बिजनेस को मेंटेन करना कठिन होने वाला है, और आप एक्सपेंशन काफ़ी कर चुके हैं। तो उसमें 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है, आपने ये मल्टीपल बिजनेसेस में क्यों एक्सपैंड किया? ओयो होम में गए, ओयो टाउन हॉल, ओयो आपका को वर्किंग स्पेस, ओयो
आई थिंक अबाउट 8-9 बिजनेसेस में आपने एक्सपैंड किया, तो क्या वो सही डिसीजन थे, क्या उनकी ज़रूरत थी, और अगर आपने कर लिया तो अब उसका कितना नुकसान हो रहा है या कितना फ़ायदा हो रहा है? इसके अंदर स्पेसिफिकली जो हमारी बिजनेस की थिंकिंग थी वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। 2 तरीके से इसे सोचा जा सकता है। सबसे पहले, आप जिस भी छोटे शहर से अगर हैं तो वहाँ पे अगर आप सोचिए तो आपके शहर में जो भी एक बड़ा होटल होगा वहाँ पे आप देखेंगे एक बिजनेस सेंटर होगा, एक रेस्टोरेंट होगा, एक बैंक्वेट हॉल होगा जहाँ शादियाँ हो रही होंगी। यही सब चीज़ों के लिए मैंने ब्रांड नेम अलग अलग दे दिए, बट इन्हें अलग अलग बिजनेस की तरह सोचा गया, क्योंकि मेरा बिजनेस सेंटर बन गया ओयो वर्क स्पेस, हमारी बैंक्वेट हॉल बन गई वेडिंग्स, हमारी क्लाउड किचन्स बन गई रेस्टोरेंट्स जो उस होटल की होती हैं। तो हमने, क्योंकि हम छोटे होटल थे, हमें ये सारी सर्विसेज को लिमिटेड नंबर ऑफ होटल्स में हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस था हमारे कस्टमर्स को सर्विस ला के देने के लिए कि हमारे होटल में जो ग्राहक आएंगे उनको भी हम ये सारी सर्विसेज मुहैया करवा पाएंगे, इवन दो हमारा कोर बिजनेस एकोमोडेशन का ही रहेगा, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन और उसके अराउंड की सारी सर्विसेज। और जो दूसरा तरीका है सोचने का इस दैट ये सारे बिजनेसेस के जो हमारे इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं वो भी सेम ही थे, यानी कि हमारे सेम होटल मालिक के ही किचन स्पेसेस थे, उन्हीं के बैंक्वेट हॉल से। आपको सुन के बड़ी इंटरेस्ट मिलेगी, पिछले साल वेडिंग्स ने 56,000 शादियां भारत में करवाई थी। मेरे हिसाब से कोविड के बाद में 3 मेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। सबसे पहला, पिछले 3 से 4 महीने में जितने हमने हमारे कस्टमर से बात करी, जितने पार्टनर्स से बात करी, जितने हमारे टीम मेंबर से बात करी, और उसमें हम जो इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए बहुत सालों आगे तक वैल्यू क्रिएट करेंगे। अगर आप देखें, जब भी क्राइसिस आती है दुनिया भर में, सबसे बेस्ट कंपनीज जो होती हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सिस्टम्स को बेहतर करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो कह रहे थे, व्हेन द सीज हैव स्टॉर्म्स द फिशरमैन कम्स एंड रिपेयर्स द नेट, तो वी आर रिपेयरिंग आवर नेट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बात कही, वेरी इंस्पायरिंग। हाँ, जब समुद्र में तूफान आता है तो मछुआरा उस समय अपने जाल को रिपेयर, उसको ठीक और उसको और मजबूत कर रहा होता है। और आपने बताया जब दुनिया में डाउन टर्न आता है तो उस समय अपनी टेक्नोलॉजी, इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत करने का समय आता है। आपकी लाइफ में सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? कि हमने एक इंडिविजुअल जो जिनके पास में कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उनको पहले कॉल सेंटर का जॉब दिलवाया और उसके बाद में आज वो 12 होटल अपने आप के चलाते हैं। मुझे बहुत प्राइड है उनसे। आपका कोई एम्प्लॉय, कॉल सेंटर का एम्प्लॉय आज 12 होटल चला रहे हैं, बहुत सुंदर। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी एक गलती जो आप दोहराना नहीं चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ओयो का एस्पिरेशन था, मेरे दिमाग में 2012 से था, और मुझे लगता है कि मैंने लेट शुरुआत करी। इफ़ आई गो बैक आई वुड हैव स्टार्टेड सूनर। अमेजिंग, यू आर जस्ट टू इंस्पायरिंग। एक बुक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे? मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, एक डॉक्यूमेंट्री और एक बुक। मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट्री एक बहुत ही एक्चुअली 2 कहूँगा मैं, एक डॉक्यूमेंट्री और एक मूवी। मेरे हिसाब से जो एक डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत पसंद आई है, ये है द मैन हु बिल्ट अमेरिका। ये बताती है कि अमेरिका कैसे एक सिविल वॉर में टूटा हुआ देश था। उस समय वहाँ के 4 बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने अपने दमखम से, अमेरिका इतना वेल्दी भी नहीं था, उनके पास इतने रिसोर्स भी नहीं थे, 4 एंटरप्रेन्योर्स ने इतना मेहनत किया और इतनी मुश्किलें सही, जिससे उन्होंने यूएस में इतना वेल्थ क्रिएट किया कि यूएस दुनिया में सुपर पावर बन के निकला। तो जब लोग कहते हैं कि कंट्री सुपर पावर कैसे होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स का उसमें योगदान बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो मेरा मानना यह है कि मुश्किल के वक्त में कंट्रीज़ के पास अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट लीडर बनने के लिए। मेरा भरोसा है कि भारत का जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ का जो मॉड्यूल है, उस या फिर जो एस्पिरेशन या कॉल है, मुझे लगता है कि वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है वहाँ तक जाने के लिए। जो मैं किताब बताऊँगा इसके अंदर में एक है जो इलॉन मस्क की बायोग्राफी है, जो मुझे बहुत हमेशा इंस्पायर करती है, और उसके साथ साथ एक कस्टमर सर्विस के ऊपर किताब है जो कि टोनी शे, ज़ैपोस के फाउंडर ने लिखी है, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। भारत के अभी आने वाले यंग स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? मुझे लगता है सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा मैं, कि हमेशा आप जब किसी टनल के अंदर हैं और आप खोदते जा रहे हैं और आपको लग रहा है अंधेरा ही अंधेरा है, याद रखिए कि हमेशा दूसरी तरफ लाइट एक समय ना एक समय आएगा। तो मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस ये रहा है, देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे लगता है कई बार एंटरप्रेन्योर्स बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। मैं चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स लगे रहें, और अगर वो मेहनत करते रहेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है कि दूसरी तरफ सनलाइट ज़रूर आएगा।
और यही मैंने अपने आप के से देखा। मैं जब पहले कोशिश कर रहा था बड़े सालों तक, 2-3-4 सालों तक नई नई चीज़ें कोशिश कर रहा था, कभी कोई बिज़नेस चलती नहीं, और अगर चलती तो उसमें स्केल नहीं आ रहा था, लोग सपोर्ट नहीं करते थे। पर मेरे अंदर एक वो कॉन्फिडेंस था कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें कोई ना कोई इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर अगर ये कॉन्फिडेंस हो और अगर वो लगे रहें, देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ओयो हमारे भारत का एक ब्रांड है, हमारे देश का एक ब्रांड है, और देश के एक यंग एंटरप्रेन्योर ने आज एक $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ की कंपनी बनाई है, पूरे विश्व में लेके गए हैं। मुझको नाज है, मुझे गर्व है। आपको कैसा लगा रितेश जी से मिलके, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझको। अगर आपको अच्छा लगा हो एक यंग एंटरप्रेन्योर की स्टोरी जिसको आपको पूरे आसपास अपने सोचिए किस किस को आप शेयर करना चाहेंगे, ज़रूर इस वीडियो को फैलाइए। आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल टू नो अबाउट हिम ऑल्सो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।